माया शर्मा, जो कि विजयनगर से बिलोंग करती हैं, लेकिन वो कर्मठता की धनी है। उन्होंने जीवन में संघर्ष के साथ जीवन को व्यतीत किया और पहले भी वो जब जॉब करती थी तो एक बहुत बड़े महिला संगठन की मुखिया थी। मयूर मिल में वो 1500 महिलाओं को नेतृत्व करती थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि मुझे वो जॉब छोड़कर आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर दुनिया की सेवा करनी है। और उसमें उन्होंने हाइजीन कैंपेन में उनको अपने परिवार के रिजल्ट की वजह से एक ऐसा मिशन मिल गया जैसे जिंदगी ही मकसद बन गई। और उनके अंदर जब मिशन बना तो उनके चेहरे की जो ऊर्जा, जोश, जुनून मैंने देखा है कि वो कितनी जोश और शिद्दत के साथ में उस काम को करती है जिससे वो सेवा मान चुकी है, जिसको वो मिशन मान चुकी है। तो मैं आप सबकी करतल ध्वनि से इनवाइट कर रहा हूँ मिस्टर माया शर्मा, माया मैडम विजयनगर से। थैंक यू माया मैडम, ओवर टू यू। प्रणाम गुरुदेव। आपने तो हम महिलाओं का इस तरह से हौसला बढ़ा के, जो हमारी कई दबी हुई शक्तियां थी उनको जगा के, और हमारे को आज इस प्लेटफॉर्म, इस मंच के ऊपर जो मान सम्मान दिया, सातों सातों जन्म तक, अगले जन्म तक आप जैसा पिता तुल्य हम मानते हैं कि हर जन्म में आप ही पिता हमारे बने और हमारे को इस तरह से सम्मानित करते रहे। ये एक मंच ऐसा हमारे को आपने दिया है जिसे हम सब कुछ भूल सकती है। एक महिला अपने स्नेह को, पति को, बच्चों को भूल सकती है, लेकिन जिसको उसको मान सम्मान जहां मिलता है वो कभी नहीं भूल पाती है। और वो आपने हमें दिया। शायद किसी भी जन्म में हम इस चीजों को, आपका ऋण या आपको नहीं भुला पाएंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि भागचंद छाबड़ा आपका नाम, शायद ऊपर वाले प्रभु ने एक दिव्य रूप ज्योति देकर हमारे पास भेजा, हमारा भाग्य चेंज करने के लिए। और महिलाओं के प्रति आपका जो सम्मान है, आपने जो बीड़ा उठा रखा, आज कहीं पे भी चले जाएं इस कलयुग के अंदर तो मेरे को तो देव रूप आप ही दिखते हो महिलाओं के लिए। तो आप जैसे देवताओं को हम पाके सारी महिलाएं धनी हो गई है। और भगवान तो नहीं देखा, किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन हमने तो साक्षात भगवान देख रहे हैं और वो हमारे सामने बैठे हैं और हमें एनी टाइम आशीर्वाद देते हैं और अपनी बच्चों की कामयाबी की बातें करते हैं। तो हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि इसी तरह आपका आशीर्वाद हमारे पे बने रहे और हमारे को आप आगे बढ़ाते रहे। और अगर मेरी कहानी की बात करूं तो सर ने मेरा परिचय दिया, फिर भी मैं देती हूँ। मेरा नाम माया शर्मा है। मैं विजयनगर से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट से। और पिछले थोड़े से ही समय, मेरे को ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन इस खूबसूरत सिस्टम को मैं जी रही हूँ और मैं सीख रही हूँ। और आज मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मेरे परिचय की बात करूं तो ये मेरा परिचय छोटा सा है। मेरे पिता किसान है, मेरी माँ किसान है और एक किसान परिवार में पैदा हुई हूँ। लेकिन बचपन से बहुत बड़े शौक थे देखने के, और गरीबी से निकले हैं हम लोग। तीन बहनें हैं, एक भाई है। और बचपन से ही गरीबी देखी तो ऐसे सपने नहीं थे कि हम कुछ करें। लेकिन वो दोनों बहनें पढ़ी लिखी नहीं थी, भाई ने 12th पढ़ा। और मेरे को मेरी दादी का विशेष स्नेह था, तो वो हमेशा ये चाहती थी कि मेरी पोती पढ़े और आगे बढ़े। तो उन्होंने मेरे को, मैं जब 6th क्लास में थी तो एक हमारे पास में है शाहपुरा, वहां पे मेरे को उन्होंने वहां पे कस्तूरबा ट्रस्ट नाम का एक है जहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, वहां 2 साल के लिए मुझे भेजा। हालांकि मैंने 6th क्लास की थी और पूरी नहीं हुई थी और मेरे को वहां भेज दिया। वहां 9th और 10th दोनों की एक साथ पढ़ाई की। तब तक मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती थी, मेरा नाम लिखना नहीं आता 10th के अंदर। मैं 10th में तो पास हो गई थी और फिर मैं वापस अपने गांव आ गई थी, क्योंकि 10th के बाद में वहां आगे पढ़ाया नहीं जाता है। और फिर मैंने यहाँ 11th 12th अपने गांव में, अपने छोटे से गांव में पढ़ाई की। 11th में मैंने पढ़ाई की, 12th में की, लेकिन 12th में बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छे नंबर थे, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी क्योंकि मैंने इंग्लिश पढ़ी नहीं थी। मैंने ABCD 12th में सीखी थी, ये ABCD किसको बोलते हैं। तो मैं हर इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाती, लेकिन इंग्लिश में मैं बाय ग्रेस ही पास हुई थी। उसके बाद में मेरा सपना था, और उसके बीच में मेरी शादी कब हुई मुझे ही नहीं पता है, क्योंकि जब मैं 6 या 7 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन ससुराल पक्ष ऐसा था कि मुझे पढ़ाना नहीं चाहता था, और वो किसी न किसी बहाने मतलब ससुराल ले जाना चाहते थे। तो इस तरह से मेरी कहानी चल रही थी।
फिर मैं मतलब वहां से फिर मेरी दादी ने संघर्ष करके और मेरे को बाहर पढ़ने के लिए वापस, मैं उस टाइम में चलता था कि बीए अगर कोई ड्राइंग में कर ले तो उसकी जॉब लग जाती है डायरेक्ट। फिर मैंने बीए ड्राइंग में की थी। तो ड्राइंग में करने के बाद तो पता चला था कि जैसे ही हमारी बीए खत्म हुई कि नहीं, इसके अंदर आपको मतलब एमए करना पड़ेगा ड्राइंग में, जब जाके जॉब लगेगी। तो मेरे पास में सारे ऑप्शन खत्म हो गए थे। मैंने जैसे बीए की, बीए करने के बाद में वही प्रेशर ज्यादा गांव में, क्योंकि मम्मी पढ़ी लिखे नहीं थे, पापा नहीं थे, भाई बहन छोटे थे, मैं सेकंड नंबर की थी और घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो परिवार का बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद में फिर मेरे साथ में ऐसी कोई दुर्घटना हुई थी कि मुझे उस एरिया को छोड़ के बाहर निकलना पड़ा। हम दोनों हस्बैंड वाइफ अजमेर गए, अजमेर रहे। वहां मतलब वो एक ऐसी घटना थी कि मैं जब भी मीटिंग सुनती हूँ तो इसीलिए मुझे रोना आता है कि वो मेरे 14 साल था, जो एक पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ है। उस टाइम में हम लोग मतलब मेरे ना पियर वाला मेरे हमसे बात करते थे, ना ससुराल वाले बात करते थे, हम दोनों जने थे और कोई भी हमारे साथ नहीं था। उस टाइम हम अजमेर रहते थे और अजमेर रहते थे उस टाइम हमारे साहब मिस्त्री का काम करते थे, वो मिस्त्री के नाम से फेमस थे, तो वो गाड़ियां सही करते थे। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा कर रहे थे। उस टाइम मैंने एमए भी कर ली थी। एमए करने के बाद में हम लोग मतलब इनके उस टाइम हादसा ऐसा हुआ कि उनकी दुकानों में ब्लास्ट हो गया था, तो 2 लड़के भी जल के मर गए। कोर्ट कचहरी वगैरह बहुत कुछ चल रहा था। हम जो कमाते थे वो कोर्ट कचहरी में भी हमारा चला जाता था, हमारे पास बचता कुछ भी नहीं था। उस बीच में हमारे एक बेटा पैदा हुआ। वो बेटा हम उस जगह को छोड़ के, क्योंकि गवाह भुगतने होते थे केस के अंदर, तो हम लोग यहाँ विजयनगर आए और यहाँ आके हमने केस, तब हमारे पास में कुछ भी नहीं, ना पियर पक्ष का साथ था ना ससुराल पक्ष का था, दोनों का नहीं था, हम सिर्फ दोनों थे। उस टाइम में एमए भी की मैंने और बच्चा भी हो गया छोटा, लेकिन हम कैसे जिएंगे ये नहीं पता था। एक कमरा लिया किराए से, उसमें हम रहने लगे और एक स्टोव था कहने का, एक बिस्तर था और बाकी हमारे 1-2 जोड़ी कपड़े थे और कुछ भी नहीं था। आज भी वो साक्षात विजयनगर में वो मतलब वो मोहल्ला मेरा, तो वहां एक रूम में हम किराए रहे थे। और अब हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। मैं स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाती तो वहीं पढ़ाने लग गई थी और घर पे आके ट्यूशन लेने लग गई। ये इनका मिस्त्री का काम, दुकान नहीं थी, पैसे नहीं थे डाले किसे, इसलिए थोड़े पुराने पाने वाने लेके रोड पे अपना काम करने के लिए बैठ गए थे। मिस्त्री थे, फेमस थे, तो गाड़ी इनके पास आने लग गई, ये काम करते रहे। ऐसे करते करते हमारी जिंदगी चल रही थी और मैं स्कूल में पढ़ाना, फिर आके ट्यूशन लेना, रात को ब्रुश बनाना, बर्तन मांजने का, इस तरह से हम काम कर रहे थे, हमारी जिंदगी चला रहे थे। उस टाइम में हमारे जिंदगी में आरसीएम जैसा सिस्टम आता है, लेकिन उस टाइम में इतनी स्कीमें आ रही थी कि हमें विश्वास ही नहीं हुआ था। इनके दोस्त ने बताया तो इनको तो अच्छा लगा था, वो बैग भी घर पे लाए थे, लेकिन मेरा विश्वास नहीं था क्योंकि फ्रॉड कंपनी बोल, पहले हमारे पास पैसा था ही नहीं। क्योंकि जब ये आरसीएम जिस दिन हमारे घर में आया उस दिन से 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया था, क्योंकि उस टाइम में तारीख भी थी, बच्चे की फीस भी जमा करानी थी और मेरे को स्कूल से भी पेमेंट उस टाइम नहीं मिला था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तो मैंने कहा आप 1500 रुपए और उधार करके आ गए, कहाँ से देंगे अपन। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब हो जाएगा ये सब, तुम मस्त रहे। तो मतलब हमेशा पॉजिटिव करते थे, लेकिन जुनून काम करने का था तो हम करते थे। उस दिन फिर मैंने वो 1500 रुपए के लिए, हम दोनों ने एक दिन के लिए पत्थर डाले थे, मजदूरी करने गए थे और फिर उनको हमने दिए पैसे। लेकिन जिन्होंने हमें ज्वाइन कराया वो भगवान को प्यारे हो गए और हमें पता ही नहीं क्यों करना, वो हमारे पर एक कर्जा और हो गया। और इस तरह से हमारी जिंदगी निकाल रहे थे करते करते। हमारे जीवन में जितेंद्र जी जैन सर आए और उन्होंने हमारे को इस सिस्टम के बारे में वापस बताया। हमने इसको सीखना शुरू किया और सीखते सीखते हमने अच्छा मौका इस पे एक लेवल लिया था। लेकिन क्या पता भगवान को कुछ और मंजूर था, तब तक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो गया था। क्योंकि जब ये फर्स्ट बार गए थे भीलवाड़ा तो इनका तो कॉन्फिडेंस हो गया, लेकिन मेरा लूज था। मैं ये जब भी बात करते तो नेगेटिव कर देती। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, ऐसा फेंक रहे हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं, बहुत सी कंपनियां आ रही है जा रही है। तो इन्होंने मेरे को, इनके जो गुरु थे उनको बोला कि इस तरह से वो मेरी बात नहीं मानती है, हमारे घर में माहौल सही नहीं है, वो इसको अपना नहीं रहे आरसीएम को, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक बार भीलवाड़ा लेके आओ उनको। तो मैं भीलवाड़ा गई, बीसी सर से की मीटिंग थी। मेरे को तो यही झूठ बोल के लेके गए, तेरे को पिक्चर दिखाने ले जाऊंगा, लेके दिखा के लूंगा, वहां मेरे दोस्त के खाना, वहां खाना खा के आएंगे।
तो मैं तो उसी भाव से गई थी कि जीवना मिलेगा, क्योंकि हमारे तो जीवना तो उस टाइम एक तो ब्राह्मण परिवार और एक जीवना हमारे लिए तो कभी कभी मिठाई खाना बहुत अच्छी वो होता है। तो मैंने कहा चलो आज तो जीवना तो मिलेगा, कम से कम 3 दिन से हमने पहले भी खाना नहीं खाया था। ऐसा मतलब मिठाई तो एक नाम था कि मिठाई होती क्या, मैंने कहा चलो शहर का जीवना कैसा होता है अपन देख के आते हैं और खा के आते हैं। उसी बहाने से मैं वहां गई, उन्होंने मेरे को बीसी सर की मीटिंग में मैंने कहा ये जो पैकेज होता है तो ऐसा होता है क्या, इसमें मतलब लोग तालियां बजा रहे, हा उल्लड़ कर रहे, मुझे समझ में नहीं, क्योंकि गांव से निकली थी, मेरे को बीए तक हिंदी बोलना नहीं आता था कि हिंदी कैसे बोलते हैं। तो फिर उसके बाद में वहां मैंने देखा तो लोग जो है आरसीएम कर रहे, वो कर रहे, मैंने कहा ये क्या मतलब अलग ही एक मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये पिक्चर चल रही है या खाना खिलाने लाए हैं क्या, हो क्या रहा है। उसके बाद में जब बीसी सर के पास गए, क्योंकि इनकी जिसके ऊपर दृष्टि पड़ जाती है, इनके जिसका सिर पे हाथ पड़ जाता है वो आदमी कामयाब हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करते करते, छोटा बच्चा था गोद में, मैं बीसी सर के पास गई, मैंने चरण स्पर्श किया, उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मेरे में एक आग सी उत्पन्न हुई कि नहीं मैं कामयाब हो जाऊंगी, ये लोग जिस तरह से करें मैं भी ऐसे कर सकती हूँ। और उन्होंने ये की कहा कि अगर तुम्हारे खाने से और बोलने से पैसा आता तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है। तो उस दिन मैंने सोचा कि हम जो काम कर रहे हैं वही तो करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। तो फिर मैंने कहा कि मेरे को ये करना चाहिए, और फिर हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ और हम कर रहे थे, लेवल लिया। लेकिन उस टाइम में भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था, और वो एक विडम्बना कह सकते हैं, आरसीएम का एक काला दिन आया था। तो उस टाइम में हम लोग भी, हमारे लिए भी लोग चिढ़ाते थे, करते थे, 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, लेकिन ये भी धरना में जाते, कभी कहाँ जाते, कभी कहाँ जाते। और उस टाइम में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि मेरे को उस टाइम में काम की तलाश थी और RSWM का प्लेटफॉर्म मुझे मिला और वहां मैं जॉब करने गई। वहां मेरे को कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था कि बीसी सर कहते थे कि जो बोलो सच बोलो और जोश से बोलो, क्योंकि आप जब झूठ नहीं बोलते तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने, सर ने मेरे को, मैं जॉब की मेरे को जरूरत थी लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी था। उन्होंने कहा जीएम लेवल के मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा मैम डिनर कर लो, उन्होंने कहा मैम लंच कर लो, मैंने कहा सर ने डिनर करके आई, और उनको हंसी आ गई। ये मैंने, उन्होंने कहा डिनर कर लो, मैंने कहा, उन्होंने कहा लंच कर लो मैम, अभी लंच का टाइम, मैंने कहा नहीं सर मैं डिनर करके आई हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला उनको, और उन्होंने मेरा वो कॉन्फिडेंस लेके कहा कि ये लड़की बहुत अच्छा काम कर सकती है और ये लगती भी ऑफिसर की जैसे इसकी पर्सनैलिटी है। तो उन्होंने मेरे को वहां पे सीओ के पास ले गए और मेरा इंटरव्यू हुआ। वहां इतनी लड़कियां थी, उसमें मैं, ये तो हो सकता है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था इसलिए मेरा वहां सिलेक्शन हुआ। और अब मेरा वहां हुई, मैं अकेली लड़की थी, 250 का स्टाफ था, और मेरे को टारगेट दिया गया कि यहाँ मशीनें जो बंद रहती हैं, यहाँ लड़कियां आपको लानी है, भर्ती करवानी है, फील्ड में जाना है, उनको कन्विंस करके लाना है। और जो मेरे को टारगेट दिया, 1 महीने में आपको 10 लानी है, 2 महीने में आपको 15 लानी है, ऐसे टारगेट देते गए और मैं उसको जुनून से करती गई। और टारगेट पूरे, मेरे को 100 की गए तो मैं 100 लेके जाती थी, गाँव गाँव में मीटिंगे लेके। और मेरे को कहा कि इस महीने में मैम 300 करना है, तो मैं उसमें 400 यानी 6000 की नौकरी मैंने वहां से शुरू की थी। शुरुआत मेरा 6000 था, और 3 महीने बाद में, मतलब 6 महीने बाद में मेरा प्रमोशन भी हो गया और मेरे को सब स्टाफ से स्टाफ में भी ले लिया, क्योंकि मैंने मेरा काम लगन से किया था। उसके बाद में हर महीने ए ग्रेड और मार्केट करेक्शन और मेरा प्रमोशन होता गया, और 11 साल के अंदर अंदर मैंने 6000 की सैलरी को 45,000 पे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वहां जो बेस्ट परफॉर्मेंस का हर साल मैं ही लेके जाती थी। और ऐसा कोई काम नहीं था जो मुझे दिया जाता और मैं कह देती मुझसे नहीं होता। मैंने कहा नहीं सर हो जाएगा, नहीं सर हो जाएगा। तो इस तरह का, क्योंकि मुझे था, जुनून था कि मुझे आगे बढ़ना। उस टाइम में मेरा टाइम पीरियड था जाने का, मैं 6 बजे घर छोड़ देती थी और मैं मतलब 4 बजे घर आती थी, 4-5 बजे। तब तक पीछे बच्चे, एक बच्चा, छोटी बच्ची हो रही थी उस बीच में हमारे, तो सर ही उन्हीं को नहला के धुला के स्कूल भेजते थे। और हम लोग, मैं मतलब ड्यूटी चली जाती, कभी टिफिन बनता, कभी नहीं बनता, कभी बच्चे बिस्किट खा लेते। एनी टाइम मेरे घर में नमकीन चावल बनते थे, इसके अलावा बनी, क्योंकि जल्दी उठना, जिस दिन थोड़ा सा भी लेट हो जाती, क्योंकि वहाँ पंचिंग सिस्टम होता है, बाकी अटेंडेंस होता तो फिर भी अपन कर लेते, लेकिन पंचिंग सिस्टम में ये नहीं होता है। तो कभी बच्चे बिस्किट में, कभी नमकीन में, कभी मतलब इसके अंदर हम हमारा गुजारा चला रहे। तब उस टाइम में 1-2 साल मैंने जॉब किया, और सर का भी दुकान उन्होंने हाईवे पे सेटअप किया और उनका भी बहुत अच्छा सेटअप हो गया, खुद की दुकान हो गई। तो और ऐसे करते कर हमारी लाइफ चल रही थी। और इस बीच में वापस पड़ाव आता लॉकडाउन का, और लॉकडाउन में हम घर पे इस तरह से कर रहे थे, मेरे सैलरी की जो वो थी वो भी कम हुई, इंक्रीमेंट कम हो गया था हमारा सबका, मेरा भी हुआ उसमें। और
तो फिर मेरे को ये उस टाइम में लॉकडाउन में मेरे को ये बिजनेस समझ में आया, और मैं समझ में मतलब मीटिंग, जूम मीटिंग इस तरह के मैंने अटेंड की। और मैं जब भी अब मिल जाती तो मेरे एक आग लग गई थी कि जिसकी वजह से मुझे ये जॉब मिली है, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे, जिस आरसीएम की वजह से मुझे ये जॉब मिली है, जिसमें मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हूँ, तो इसको मेरी ये माँ है मुझे आगे बढ़ाने वाली, तो मुझे इस माँ को वापस अपनाना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं इसको बीच में माँ को छोड़ दिया, तो मैंने गलती की है। और मैंने उस माँ को वापस मैंने हाथ पकड़ा लॉकडाउन के बाद में, और मैं ये प्रोडक्ट मेरी गाड़ी में, मेरी डिग्गी में भर भर के मिल ले जाने लग गई। और वहां पे जब साहब को पता चला तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैम आप ये प्रोडक्ट यहाँ नहीं ला सकती है। तो मेरे को बहुत दुख हुआ, मैंने कहा मैं इसको कैसे करूं, मुझे करना तो है लेकिन करूं कैसे, समझ में नहीं आ रहा था। वहां आने के बाद में वही घर का काम होता था, झाड़ू पोछे, औरत कितनी भी एक अधिकारी बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, घर का काम तो उसी को करना होता। तो उसके बाद मेरे को कब 11 बज जाती, कब 12 बज जाती, पता ही नहीं चलता। सुबह वही उठना है 5 बजे और 6 बजे ड्यूटी रवाना होना है। तो समझ में नहीं आ रहा। अब दिन में मीटिंग आती है तो मैं उसको अटेंड कैसे करूं, क्योंकि एनी टाइम वहाँ इतना साउंड होता है और ऑफिस में भी टाइम नहीं मिलता। लंच टाइम में मैं अलमारी में बैठ के मीटिंगें सुनती थी, बीसी सर की, न्यूट्रिशन की, इनकी। मेरे में एक आग सी लगने लग गई थी, लेकिन फिर भी अपनी जॉब चला रही थी। उस बीच में घटना मेरे साथ ये होती है कि मेरी बच्ची के हार्मोन्स चेंज होने की वजह से एक मतलब सिस्ट हो जाती है चेस्ट के अंदर। और वो मुझे बताती कि मम्मा देखो ना ये मेरे क्या है। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा तो बहुत बड़ी घटना है। और फिर मैंने उसको जाके मैंने कहा इसको दिखाना चाहिए, मैं डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि मैं बच्चों को उस टाइम ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। सिर्फ यही था कि हमें कमाना है। बच्चों के ना होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, यानी हर दिन मुझे ड्यूटी जाना। मेरे लिए कोई त्योहार नहीं था ना मेरे बच्चों के, बस मैं एक मशीन बनी हुई थी कि मुझे पैसा कमा के मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन देनी है, ये कर रही थी। उसके अलावा मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं था, ना परिवार के लिए टाइम था। तो उस टाइम में बच्चे ने मेरे को कहा, मैं हॉस्पिटल लेके गई। वहां गई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी इसके सोनोग्राफी करो। सोनोग्राफी कराया। उन्होंने कहा ये मतलब ये उनको सीजरियन को दिखो। सीजरियन को दिखाया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कैंसर है। तो मेरा रूह कांप गई वहां पे कि मैं किसके लिए कर रही हूँ। मेरी बच्ची अगर इस तरह से कुछ हो गया तो क्या करूंगी। दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने समझ में नहीं आ रहा। इसके सपने हैं, बच्चे का था कि भी मैं एयरफोर्स में या इसमें आगे बढ़ूं, तो उसको कंप्यूटर साइंस में मैंने इंजीनियरिंग करवाई। इसका था कि ये प्लेयर है कि मैं क्रिकेट में नेशनल खेलना चाहती हूँ, और भगवान की दया से इस महीने ये नेशनल खेलने जा रही है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों का कहीं ना कहीं मैं रुकावट बनूं, और इसको इस तरह का अगर इसके कोई अगर ऑपरेशन होता है या सीजन तो मेरी बच्ची की लाइफ खराब हो जाएगी। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से बात की तो उन्होंने कहा आप अजमेर जाके और वहां दिखाइए। मैंने अजमेर जाके दिखाया, 3 महीने होम्योपैथिक लिया, लेकिन इससे वापस सोनोग्राफी का कोई असर नहीं हुआ। फिर मेरे को कहा आप यहाँ हमारे कोई आश्रम है, नवग्रह आश्रम, वहां जाइए, वहां दिखाइए। मैंने वहां दिखाया, 3 महीने वहां काढ़ा लेके काढ़ा पिलाया। लेकिन उस टाइम में मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी और मैं जा रही थी मिल। लेकिन फिर मेरे को उस टाइम में एक दिशा मिली न्यूट्रिशन की और गामा की, कि इसको जो मैंने मीटिंग अटेंड की कि इसके करने से बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और अच्छी अच्छी बीमारियां सही होती है। तो मैंने इसके साथ साथ मैंने कहा क्यों ना तू इसको न्यूट्रिशन देना शुरू कर दूं। और मैंने इसको गामा, वुमन न्यूट्रीचार्ज, वेज ओमेगा देना शुरू किया। और 3 महीने निकले और इसके सिस्टम में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। उसके बीच में मैंने पीक्यूसी भी ज्वाइन कर ली थी। पीक्यूसी ज्वाइन करने से वहां पे ये महिलाओं के हार्मोन्स किस वजह से चेंज हो रहे हैं, ये आज बच्चेदानियां क्यों निकल रही है, इनकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम, ये आज बच्चे क्यों नहीं हो रहे, ये सारी चीजें मैंने जब पीक्यूसी ज्वाइन किया, न्यूट्रिशन का मैंने कोर्स अटेंड किया, तो ये सारी चीजें सीखी। और जब मैंने बच्ची को ये सब दी, इसका जब ये सिस्ट मैंने वापस सोनोग्राफी कराई 3 महीने बाद में, इसकी जो 6.3 mm थी वो 4 पॉइंट कुछ कम हो गई। और मैंने उसी दिन मैंने सर ने कहा कि आप यहाँ सामान नहीं ला सकते हो मिल के अंदर। तो उसी दिन मैंने जिस दिन इसके सोनोग्राफी कराई, नेक्स्ट डे मैंने जाकर उनको रिजाइन दे दिया। मैंने कहा सर मैं अब सर्विस नहीं कर सकती हूँ, मैं आरसीएम मैं अपनी सर्विस छोड़ दूंगी, लेकिन अब मैं आरसीएम नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अब मेरी जिंदगी हो गया, अब मेरा मिशन हो गया।
और उसी दिन से मैंने इसको मिशन बना लिया। मैंने पीपीसी ज्वाइन करके, और वहां पे मैंने हाइजीन कैंपेन कैसे लिया जाता है, लड़कियों को कैसे बचाया जाता है, इन कैसे वो मौत की तरफ दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, किस तरह से उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, कब कब उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं, ये मैं प्रियंका मैम को एक देवीय रूप मानती हूँ, जिनके माध्यम से मुझे इतनी बड़ी जानकारियां मिली। और मैंने अपने बच्चे की जो जान बचाई सिर्फ न्यूट्रिशन से और हाइजीन कैंपेन उसमें सीख सीख के। तो मैंने इसको एक मिशन बना लिया कि क्यों ना मेरी ये जो बच्ची है, इसके साथ इतनी बहुत सारी बच्चियां और है जो हर गांव, हर स्कूल, हर ढाणी, हर जगह है, उनको भी तो, उनकी भी तो माँ इसी तरह से मेरे जैसे दुखी हो रही होगी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पैसा भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा और बच्चों की जिंदगियां भी बचा लेंगे। तो उसी दिन से मैंने निर्णय ले लिया कि मैंने रिजाइन कर दिया। सर ने मेरे को 1 महीने का टाइम दिया, मैम हम आपको नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा नहीं सर, जो आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। मैंने कहा सर नहीं, मुझे यानी वो 1 महीना मेरे लिए बहुत मुश्किल से निकल रहा था कि कब मेरे को रिलीव करे और कब मैं फुल टाइम इसमें मैं बच्चों की जान बचाने के लिए लग जाऊं। और एक दिन ऐसा आया कि मुझे मतलब 1 महीने बाद में उन्होंने, मैं जब नहीं मानी तो रिलीव कर दिया। और तब से मैंने ये मिशन बना लिया कि ऐसी कोई भी बहन, ऐसी कोई भी बेटी और ऐसी कोई भी मेरी माँ नहीं रहे जिनको हॉस्पिटल जाना पड़े। जहां तक हो हम उनकी मदद करेंगे, उनको बचाएंगे, क्योंकि दर्द तो सबके जीवन में है। लेकिन दर्द के साथ साथ अगर हम लोग इसको मिशन बना लें, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, और ये एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। अगर मैंने 11 साल वहां सर्विस करने के बाद में इतना सा पैसा कमाया, अगर मैं 11 साल इस मिशन में लगी रही, तो इतनी बड़ी फौज मेरे साथ है और पूरे हिंदुस्तान को वापस हम रोग मुक्त बना सकते हैं। तब से मैंने इसको मिशन को ले लिया और मैंने अपने ही खुद से प्रेरणा ली। और जब मैं स्कूलों में गई, वहां पर लड़कियां, मेरे जो बेटी का दर्द था वो हर लड़की के दर्द था, और लड़की कहती नहीं अपनी माँ को, और जैसे मैं उनको होश देती हूँ उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तब से मैंने इसको मिशन बना लिया। मुझे कुछ मिले ना मिले, कुछ नहीं, इतना दुखी निकाल लिया। तो ये तो क्या हमारे सामने, मैं पैसों के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ करती हूँ मुझे बच्चों की जान बचानी है। अगर आप भी इस मिशन से निकल जाएंगे तो ये सिस्टम की ताकत है, और ऐसे भगवान हमारे साथ है, तो इस मिशन में हम सब कामयाब हो जाएंगे और बहुत आगे चले जाएंगे। तो मेरी भाई, मेरी बहनें, इसको खाली स्कीम समझ के ना आए हमारे साथ, इसको मिशन बना लिए। आपकी बेटियां, आपकी बहनें और बहुत सी औरतें आपका इंतजार कर रही है। और इस प्लेटफॉर्म के अलावा पैसा, मान सम्मान, इज्जत और कहीं पे भी हिंदुस्तान में या इस वर्ल्ड में मिल ही नहीं सकता है। और टू डिसीजन। उस दर्द को आप समझ सकते हैं कि जिन बच्चों के लिए ही हम जी रहे हों और उन बच्चों की जिंदगी ही खतरे में इसलिए आ जाए कि हमारे को ज्ञान नहीं हो न्यूट्रिशन का, हमारे को ज्ञान नहीं हो हाइजीन का, और उसी तरीके से अगर वो जिंदगी पुनः लौट आए तो आप समझ सकते हैं कि। और लेकिन कहते हैं ना कि कुछ बहादुरी कब किसका आसरा और एहसान लेते हैं, वो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। माया मैडम ने वाकई अपनी बच्ची की कहानी से प्रेरित होकर, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा कि हाइजीन के अज्ञान की वजह से बच्चियां, महिलाएं और भारत की नारी कितनी वेदना सहन कर रही है, और विषय वो ऐसा था कि जिसपे कोई बोलने का साहस नहीं करता। वाकई वो विषय इतना गंभीर है, लेकिन उस पर कोई बोलने का साहस नहीं करता, उस पर कोई आगे आना नहीं चाहता। वो देखे कौन है, इस पर कोई और बात करेगा, और प्रैक्टिकल वो चीज हो रही थी। लेकिन माया मैडम ने वो साहस जुटाया कि मैं इस विषय पे बोलूंगी और खुल के बोलूंगी, ताकि जो लोग आगे नहीं आ पा रहे, मतलब जो महिलाएं आगे नहीं आ पा रही, वो भी आगे आ सके। और उन्होंने इस हाइजीन कैंपेन के बड़े बड़े कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, बच्चियों की स्कूलों में ऑर्गेनाइज किए, और न केवल अपने आसपास के इलाके में किए, हिंदुस्तान के जिस भी इलाके में उनका जाना हुआ है वहां के वहां पर महिलाओं की आर्मी खड़ी हुई। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। वो झांसी गई तो आज झांसी में महिलाओं की आर्मी खड़ी है, डबरा गई, दतिया गई, अभी वहां पर गई, और भी जगह जहां पर भी वो गई है वहां पर महिलाओं को वो ये हौसला और ये हिम्मत और ये सच्चाई देकर आई कि मैं कर रही हूं और आप भी कर सकती है।
ये केवल हमें बोलने का साहस जुटाना है। हम बोलते नहीं हैं और बात, हम जिंदगी भर तकलीफ तो पाने को तैयार हो जाते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में डालने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी हेजिटेशन की वजह से, और वो साहस माया मैडम ने जुटाया ही नहीं। उन्होंने इस विषय पर संकल्प किया कि मुझे इस सब्जेक्ट पर, हाइजीन कैंप पर बहुत बड़ा काम करना है, और उसके प्रैक्टिकल उन्होंने अब तक मैं समझता हूँ कोई 50 कैंप उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं। वो स्कूलों में किए हैं, संस्थाओं में किए हैं, गाँव में किए हैं, अलग अलग शहरों में जाके जिन लीडर्स ने उनकी मदद ली है उनको जाके मदद की है। कई पॉलिटिकल संगठन जैसे कोई सरपंच थे, उन्होंने बुला के अपने यहाँ करवाया। मतलब अलग अलग लोगों ने जहां भी उन्होंने उनसे मदद मांगी इस विषय की, चूंकि उन्होंने पूरी जानकारी ली पीक्यूसी और प्रियंका मैडम से। एक तरफ उन्होंने न्यूट्रिशन की जानकारी पूरी ली, और उनकी जिंदगी का अनुभव हुआ कि गामा और इथनॉल और न्यूट्रीचार्ज से न्यूट्रिशन मिला, गामा और इथनॉल से इन्फ्लेमेशन कम हुआ, और इधर अपने कीसोल के प्रोडक्ट से हाइजीन का सपोर्ट मिला। और ये तीन चीजों के कॉम्बिनेशन ने जिन जिंदगियों को बदलने पर उन्होंने जिंदगी का एक मिशन बना लिया है, तो हम सब लोग मिलके आज उनको सैल्यूट करते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उनकी वेदना जब बाहर आती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है, और लेकिन हम उनको सैल्यूट करते हैं। और अब मैं निवेदन करता हूँ लीडर से कि वो आज की मीटिंग पर अपनी कुछ बातचीत करेंगे। प्लीज। हाँ, ओवर टू। किनको किनको कोस्ट बनाया हुआ है? संध्या मैडम आप कोस्ट होंगे, आप बोल सकते हैं। मनोज जी यादव ने भी हैंड रेज किया है, एक बार मनोज जी यादव को आप अनम्यूट कर देंगे। थैंक यू सर। मैं संध्या सिंह लखनऊ से, और अभी आज मैं रायबरेली में हूँ। मैडम भी है। यस यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज माया मैडम की सच में स्टोरी सभी महिलाओं के लिए, क्या पुरुषों के लिए भी झकझोरने वाली है कि जिस विषय पर ये बात नहीं आज तक हो पा रही थी, मैम ने इतना आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि ये, मैं चाह रही थी कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा आए जहां पर महिलाओं की जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ, हजारों हमारे साथ में जो साथी हैं, उनकी स्टोरियां ये पूरे भारत में गूंजे। तो कहीं ना कहीं मेरे बात दिमाग में हमेशा आती थी, और मैं सर से कहती थी कि हमेशा पुरुषों को ही हर जगह मौका दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद बीसी सर का कि हमारे जीवन में 2009 में आकर के पूरी जिंदगी को बदल दिया आपने। मेरे घर में इतनी मीट मछली मांस इतना चीजों का प्रयोग होता था, लेकिन सर के माध्यम से ओम शांति के गाने हमारे घर में आए और पूरा जीवन मेरा बदल गया। मैं रोम रोम धन्यवाद देती हूँ सर का कि मैं एक ऐसे परिवार से आई थी जहां पर ये सब चीजों की बहुत दूर दूर तक नाता नहीं था, लेकिन सर के माध्यम से जीवन तो चेंज हुआ, जीवन शैली भी मेरी चेंज हो गई। और मैं जितनी भी महिला बहनें बैठी हैं, जितनी भी है जो आज टॉप के लेवल पर है, उनकी कहीं ना कहीं कहानी आपसे जुड़ी हुई है। तो हो सके तो मीटिंग के इस प्रोग्राम को इतना बड़ा किया जाए, मेरा एक सपना है। और मैंने एक लक्ष्य बना लिया, संकल्प बना लिया है कि हिंदुस्तान की कोई भी महिला 1 बजे के इस प्रोग्राम में छूटनी नहीं चाहिए। मैं आज रायबरेली में आई हूँ, कल कहीं और जाऊंगी, कल कहीं तो मेरा एक ही नारा है कि दोपहर के इस प्रोग्राम को बड़ा करना है, इंटरनेशनल स्तर पर ले आना है और कुछ करके दिखाना है। जो हम कर रहे हैं वो तो करेंगे, लेकिन सर के इस 1 बजे के प्रोग्राम को हम सभी मिल करके वादा करें कि बड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज, मैं थोड़ा सा और डिटेल में ले जाना चाहता हूँ। एक दिन मैं प्रियंका मैडम को भी इस प्रोग्राम में लेके आएंगे। हाइजीन पर माया मैडम बहुत ज्यादा डिटेल में बोल नहीं पाई आज, क्योंकि वो मतलब कहते ना कि उनके दुख जब बहुत बढ़ जाते हैं तो, लेकिन हाइजीन पे उनकी मास्टरी है। उन्होंने बहुत गहरे अनुभव से उस सब्जेक्ट को सीखा है। और चाहे वो 1000 लड़कियों की स्कूल हो, 5000 लड़कियों की स्कूल हो, बड़े मंच पर वो उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन देना जानती है, और बहुत अच्छे तरीके से स्कूल वालों को, समाज वालों को और समाज के अग्रणी लोगों को वो कन्विंस करने की कैपेसिटी, क्योंकि उन्होंने उसको प्रैक्टिकली किया है। एक्चुअली में मैं आपको इसलिए, मैं इस विषय पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये विषय ऐसा है जो तकलीफ का है, लेकिन हर कोई इससे बचना चाहता है।
ये तो प्रियंका का साहस है कि उसने ऐसे, देखो इसमें बिजनेस की बात नहीं है। बिजनेस तो इसमें बहुत सारा इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको एक महिला को डील नहीं करना है, सीधा ये कैंपेन नहीं चलता है। ये कैंपेन में आप पूरी की पूरी स्कूलें आपको गोद मिलेगी, पूरी की पूरी संस्थाएं आपको गोद मिलेगी, पूरे के पूरे कॉलोनी संगठन आपको गोद मिलेंगे। ये संगठित रूप से किया जाने वाला प्रयास है। 1 to 1 आप करेंगे तो आप थक भी जाएंगे और लोग आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। इसलिए संगठित रूप से करने के लिए आपको पहले कंप्लीट नॉलेज हाइजीन के बारे में होनी चाहिए, और जिनको भी माया मैडम की मदद की जरूरत हो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं, जो इस दिशा में बड़ा प्रयास करना चाहते हैं। और मैं आगे और कौन, इश्तियाक मैडम है।